Greetings, wonderful audience. Amarjit here from our PTE classes. I hope you all are doing well. Do subscribe to my channel if you have not subscribed yet, and share these videos with your friends also. And if you need any kind of additional help like online classes and offline classes, then you can contact me. My number is given in the description box, and in today's video I am going to discuss reading filling the blanks. Because mostly student कहते हैं कि reading filling the blanks is the tough task of reading section of PTE as compared to the reading and writing filling the blanks. So if you want to solve reading filling the blanks easily, then you have to follow some tips so that you can get good score in reading filling the blanks also, because reading filling the blanks is contributing only in the reading section of the PTE. So now I am taking some examples from the AP Uni of the hardest level. So we can start from this one, and this is the page number 7, and these are the examples from the October prediction. So you can check it here. So I am taking this example. सो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि इफ़ यू आर फेसिंग डिफ़िकल्टी इन रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि आप अपनी फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो. तो कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि वी कांट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बिकॉज आवर इंग्लिश इज़ नॉट सो गुड, सो वी हैव टू जस्ट पास द एग्ज़ाम. सो अगर आपने एग्ज़ाम को जस्ट पास करना है, देन आई विल शेयर सम टिप्स. आपके साथ मैं वो टिप्स भी शेयर कर रही हूँ कि जस्ट आपने पास होने के लिए अगर आप प्रडिक्शंस कर रहे हो तो आपने उनको याद कैसे रखना है. बिकॉज बच्चों का इशू होता है कि इतनी सारी ब्लैंक्स में हमें याद कैसे रहेगा. सो विद इन पैराग्राफ अपने आंसर्स को याद कैसे रखना है, और विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो. So by using these strategies you can achieve your score more than 60, even more than 70 or 80 plus. So I will share some important tips with all of you. So आपके पास problem क्या होती है कि if you have 4 blanks in this paragraph we have 4 blanks, but here this is I think 10 ऑप्शंस आर गिवन हेयर. सो आपको रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम ही क्यों आती है, क्योंकि एक ब्लैंक के लिए आपको 10 ऑप्शंस को देखना पड़ता है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा. सो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप पूरा पैराग्राफ देख लो, क्योंकि रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स का जो पैराग्राफ फाइनल एग्जाम में आता है वो इतना ही बड़ा होता है पैराग्राफ. तो आपने पैराग्राफ देख के जो आपको ऑप्शन के लिए आप श्योर हो कि यही ऑप्शन करेक्ट होगी, तो आपने पहले वही ऑप्शन को फिल करना है. सो एक मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार सारे ऑप्शंस देख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे सिर्फ एक या दो ऑप्शन पे ही स्टक रहते हैं. वो सिर्फ पहली 2-3 ऑप्शंस को देखेंगे, या लास्ट वाली 2-3 ऑप्शंस को देखेंगे, या बीच वाली ऑप्शंस को देखेंगे. सो आपने सारी ऑप्शंस को देखना है एक बार, और एक बार पैराग्राफ को रीड करना है. सो मैं ऑलरेडी ये एग्जांपल्स काफ़ी बार कर चुकी हूँ, तो आई ऑलरेडी नो कि पैराग्राफ में क्या है, बट यू हैव टू रीड दैट पैराग्राफ ऑल्सो. सो नाउ फर्स्ट इज़ वेरी ईजी. नाउ इन दिस blank, the allure of the book has always been negative and dash. The allure of the book means allure का यहाँ पे meaning है कि attractive, attraction. The allure of the book has always been negative and dash. So negative के साथ हमारे पास जो option correct आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव. मीन्स आप बिना आंसर देखे भी यहाँ पे चेक कर सकते हो कि नेगेटिव होगा और उसके साथ में क्या होगा, पॉजिटिव. सो फर्स्ट वन इज ईजी. Now next is for the text and pictures between the covers help many young readers to dash and grasp the world around them in a pleasurable and meaningful way. But the allure has also enabled authors and the publishers to dash upon young readers' dispositions and desires and to dash them a menu that turns out to be a junk food. Now यहाँ पे उसने बात करी है कि जो पिक्चर्स हैं और जो टेक्स्ट हैं बिटवीन दी कवर्स हैव हेल्प मैनी यंग रीडर्स की बात कर रहा है टू डैश एंड ग्रास्प. सो ग्रास्प का क्या मतलब होता है कि समझना, कि जो उनके अराउंड वर्ल्ड है दे कैन अंडरस्टैंड इट. सो ग्रास्प मीन्स अंडरस्टैंड इट. सो ग्रास्प के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ड आएगा. तो ग्रास्प के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स कौन से हैं,
रीड या डिस्कवर। रीड होता है पढ़ना, बट अगर आप उसको समझ रहे हो इट मीन्स पहले आप उसको क्या कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो। सो उससे पहले आपने याद रखना है कि यहाँ पे टू है तो टू के साथ हमेशा यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर फ्रॉम हियर ऑल्सो, डिस्कवर। नेक्स्ट इज meaningful way, but the allure has also enabled authors and publishers to dash upon young readers dispositions and desires. So यहाँ पे उसने बोला है कि जो allure है बुक का जिसकी वो बात कर रहा है वो authors और publishers को क्या करने के लिए enable करता है, upon young readers, मतलब young readers का वो क्या कर सकते हैं, उनकी जो डिस्पोजिशंस हैं या उनकी डिज़ायर्स हैं, एंड टू डैश देम अ मेन्यू दैट टर्न्स आउट टू बी जंक फूड। और वो इस तरह का मेन्यू होता है कि जो जंक फूड में कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस जो ये लाइन है उसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव फॉर्म में है। सो आपको यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म में ही उसका जो आंसर है वो चूज करना है। नाउ पब्लिशर्स टू डैश अपॉन यंग रीडर्स, सो शो अपॉन यंग रीडर्स, दिखावा करना, नो। नाउ प्रेजेंट, रीड, फाइंड या प्रे। सो प्रे यहाँ पे PRAY भी है और PREY भी है। सो PRAY मीन्स प्रार्थना करना और PREY मीन्स शिकार करना, हंट जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रे। नाउ मेन्यू की बात कर रहे हैं तो मेन्यू को क्या करेंगे, वो सेल करेंगे, इन्वेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बोला कि उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं जंक फूड में। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेल देम अ मेन्यू। सो पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों कलेक्टिव आएंगे। नेक्स्ट है ग्रास्प मीन्स अंडरस्टैंड करना, सो अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, डिस्कवर। नाउ नेक्स्ट उसने बोला है कि ऑथर्स जो मेन पब्लिशर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, तो वो उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी डिज़ायर्स को नहीं मानते हैं। तो मीन्स प्रे वर्ड हमने इसलिए यहाँ पे यूज़ करा है कि उनका शिकार करते हैं, कि उनको अपने लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया, प्रे। एंड मेन्यू से आपने याद रखना है सेल देम अ मेन्यू। नेक्स्ट वन, नाउ यहाँ पे वो बात कर रहा है वल्केनोस की, वल्केनोस। सो यू कैन चेक दी ऑप्शंस फर्स्ट कि यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऑप्शंस में आंसर्स नहीं पता तो आपने आंसर्स भी देखने हैं कि क्या इनके आंसर्स हैं, सो दैट यू कैन स्ट्रॉन्ग योर वोकैबुलरी ऑल्सो। Volcanoes blast more than 100 million tons of carbon dioxide into the atmosphere every year, but the gas is usually। अब वहाँ पे उसने बात करी है कि जो वल्केनोज हैं वो ब्लास्ट होते हैं मोर देन 100 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। सो उससे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो 100 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर एवरी ईयर, बट द गैस इज यूजुअली। अब यहाँ पे उसने यूजुअली वर्ड यूज़ करा है। सो यूजुअली मीन्स आम तौर पर, तो आम तौर पे जो गैस होगी वो हार्मफुल होगी या हार्मलेस होगी। सो उसने बात करी है कि ऐसा वो करते हैं बट ऐसा नहीं होता। यूजुअली वर्ड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यूजुअली वो क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, हार्मलेस होगी, मतलब उस वो किसी को नुकसान नहीं कर रही है। नाउ व्हेन अ वल्केनो अरप्ट्स, जब वो अरप्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड आउट इनटू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रेड होती है, तो यही रीज़न है कि वो हार्मलेस है, इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इज नॉट डैश इन वन स्पॉट। तो उसने बोला कि वो स्प्रेड होगी बट वो एक स्पॉट नहीं बनी। तो वो स्पॉट कब बनेगी, जब वो एक जगह पे इकट्ठी होगी। सो कलेक्टेड वर्ड भी इकट्ठे करना होता है, बट कलेक्ट हम थिंग्स को कलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो वो स्पॉट कब बनेगा, जब वो एक जगह पे क्या होगी, कॉन्सेंट्रेट होगी। तो इज है, पैसिव में बात हो रही है, सो वी यूज ईडी फॉर्म हियर, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ बट सम टाइम, कुछ टाइम की वो बात कर रहा है, द गैस गेट्स ट्रैप्ड डैश अंडर एनॉर्मस प्रेशर। तो अगर गैस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या होगी, ट्रैप्ड, क्योंकि फंसना हो गया। ट्रैप्ड मीन्स क्या होता है, फंसना हो गया, अंडर एनॉर्मस प्रेशर। सो इफ इट एस्केप, अगर वो बच गई, टू दी सरफेस इन अ डेंस डैश। सो इट मीन्स अगर वो ट्रैप हो रही है, फंस रही है, तो वो ट्रैप क्या होगी, अंडरग्राउंड होगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है,
प्रेशर पड़ रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई, अंडरग्राउंड। नाउ इफ इट एस्केप, अगर ऐसा नहीं होता है टू दी सरफेस, देन इन अ डेंस डैश। सो डेंस क्या होगा, सो दैट इट कैन पुश आउट ऑक्सीजन रिच एयर एंड बिकम डेडली। तो इट मीन्स क्लाउड। अगर तो वो फंस गई तो ये रीज़न है, बट अगर वो बच जाती है तो वो एज अ क्लाउड फॉर्म में होगी। सो यहाँ पे आपने यूजली से याद रखना है हार्मलेस, कि हार्मलेस नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो स्प्रेड हो रही है तो एक पॉइंट पे क्या होगी, कॉन्सेंट्रेट होगी, सो दैट यू कैन रिमेंबर द आंसर्स एज वेल इफ यू गॉट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इन योर फाइनल पीटी एग्जाम। And if it get trapped, then means it is underground, under pressure, so you can remember from this word also, and in a dense cloud. So check your answers. Next one, universities are of course the primary centers of intellectual life in modern society. So universities की बात हो रही है. Now we are 5 blanks here, and here it is 8 options, so you can choose easily here. So therefore they are a dash center of criticism of society and of the dominant dash in it, especially its politics by sections of both the dash and the student bodies. This critical of the university as the place where ideas are born and where support for criticism is dash among students. Now universities are of course the primary center. Primary means main center of the intellectual life in modern society. Therefore they are a dash center. So a word है, it means यहाँ पे singular ही आएगा. सो सेंटर क्या हो सकता है, मेन सेंटर. सो मेन सेंटर यहाँ पे नहीं है. उसके अलावा कौन सी ऑप्शंस हो सकती हैं, की सेंटर, रोल सेंटर नहीं हो सकता, पार्टिसिपेशन सेंटर भी नहीं होगा. तो यहाँ पे क्या आ गया, की सेंटर. की मीन्स मेन सेंटर जो है. सो क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी एंड ऑफ द डोमिनेंट डैश इन इट. सो उसमें उसने बोला कि डोमिनेंट क्या होता है, नीचा दिखाना, स्पेशली इट्स पॉलिटिक्स. तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि पॉलिटिक्स है उसमें, बाय सेक्शंस ऑफ बोथ द डैश एंड द स्टूडेंट बॉडी. तो डोमिनेंट क्या होंगे, अगर वहाँ पे पॉलिटिक्स शो हो रही है तो यहाँ पे स्टाफ भी है. डोमिनेंट आप स्टाफ भी बोल सकते हो, या पार्टिसिपेशन नहीं होगा, सेमेस्टर नहीं होगा, या ट्रेंड्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे पहले उसने स्टूडेंट बॉडीज़ की बात करी है. तो स्टूडेंट्स बॉडी मींस सेक्शंस ऑफ बोथ. अब बोथ कौन से हैं, एक तो स्टूडेंट हो गए, तो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो दूसरे क्या होंगे, टीचर्स होंगे. तो टीचर वर्ड यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, स्टाफ. तो आप इसको ईजिली चूज कर सकते हो. सो डोमिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रेंड्स, क्योंकि ट्रेंड ही डोमिनेंट होगा बिटवीन द स्टूडेंट एंड द स्टाफ. सो दिस क्रिटिकल ऑफ द यूनिवर्सिटी एज द प्लेस वेयर आइडियाज आर बोर्न एंड वर सपोर्ट फॉर क्रिटिसिज्म इज डैश. नाउ दिस क्रिटिकल ऑफ द यूनिवर्सिटी, सो ये यूनिवर्सिटी का मेन काम है. तो मेन काम है मीन्स रोल है. सो दिस क्रिटिकल रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी एज द प्लेस दिस where support for criticism is dash among students. So यहाँ पे is है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. So revealed is also थर्ड फॉर्म, found is also थर्ड फॉर्म. बट यहाँ पे उसने क्या लिखा है, form the mass base for many protest movement has been true for a long time and in many countries. तो वो पैदा हो रहे हैं. Now here it is found. So are a, तो आपने मेन सेंटर से याद रखना है की सेंटर. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स और स्टाफ की बात हो रही है, तो डोमिनेटिंग क्या होंगे, यहाँ पे ट्रेंड्स होंगे. क्रिटिकल रोल बताया उसने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का, कि जहाँ पे आइडियाज़ पैदा होते हैं. एंड व्हेन सपोर्ट फॉर क्रिटिसिज्म इज फाउंड अमंग स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन. नाउ अगेन 5 blanks here, and we have I think 8 options. Now in the past making structures quake resistant, earthquake की बात कर रहा है, meant form yet materials such as steel and wood that bend without breaking. तो वो ऐसे materials की बात कर रहा है. क्वेक रेजिस्टेंस मीन्स कि आपने अर्थक्वेक से बचना है. अगर कोई क्वेक आता है, अगर हिलता है कुछ, तो आप उसको कैसे बचा सकते हो. तो यहाँ पे वो मटेरियल्स की बात कर रहे हैं. अब वो मटेरियल्स कौन से बता रहा है, जैसे कि स्टील हो गया, वुड हो गया.
तो यहाँ पे उसने बोला दैट बेंड विदाउट ब्रेकिंग, तो हम उनको बेंड कर सकते हैं और उनकी ब्रेकिंग भी नहीं होगी जब हम उनको बेंड करेंगे। इट मीन्स वो फ्लेक्सिबल है, मीन्स उनको जिस तरह से आप चाहो आप उस चीज़ को मूव कर सकते हो, बिकॉज इसका आंसर यहाँ पे पड़ा हुआ है दैट बेंड विदाउट ब्रेकिंग, इट मीन्स दे आर फ्लेक्सिबल। नाउ नेक्स्ट लाइन में बोला उसने लेटर पीपल ट्राई टू लिफ्ट अ बिल्डिंग ऑफ इट्स फाउंडेशन एंड इंसर्ट रबर एंड स्टील बिटवीन द बिल्डिंग्स। तो जब उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को बनाना शुरू करा देन दे इंसर्ट रबर एंड स्टील, उन्होंने रबर और स्टील को इंसर्ट करा बिटवीन द बिल्डिंग्स एंड इट्स फाउंडेशन टू डैश द इम्पैक्ट ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन। तो इस मटेरियल को ही वो यूज़ कर रहा था और इसी मटेरियल को उसने बिल्डिंग्स में यूज़ करा, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जब उनकी फाउंडेशन को यूज़ करा। तो ये मटेरियल हम क्यों यूज़ कर रहे थे कि हमने क्वेक रेजिस्टेंट बनाना है। तो रेजिस्टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को रोकना। तो अगर आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हो तो ऑल्टरनेटली ये क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे। सो यहाँ पे आंसर्स उल्टे पड़े हुए हैं, मटेरियल्स ही हैं तो वो फ्लेक्सिबल हो गए, उसके बाद ये मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने बताया कि रेजिस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, उन्होंने इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दिया। नाउ द मोस्ट डिज़ाइंस गिव बिल्डिंग ब्रेन्स एज वेल एज कंक्रीट एंड स्टील सपोर्ट्स कॉल्ड स्मार्ट बिल्डिंग। द मोस्ट, अब उसने बोला है कि जो डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन हमारे क्या होंगे, जो लेटेस्ट बन रहे हैं, क्योंकि उसने बोला स्मार्ट बिल्डिंग्स, जैसे हमारे पास स्मार्ट चीज़ें होती हैं, स्मार्ट कंप्यूटिंग हो गया, सो स्मार्ट बिल्डिंग जो लेटेस्ट बन रहा है। सो लेटेस्ट वर्ड नहीं है यहाँ पे, रीसेंट वर्ड है। तो रीसेंट वर्ड का भी मीनिंग यही होता है कि जो अभी हुआ है। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, रीसेंट डिज़ाइंस। नाउ व्हेन ग्राउंड शेक, जब ग्राउंड शेक करेगा द बिल्डिंग टिप्स फॉरवर्ड, बिल्डिंग फॉरवर्ड की तरफ टिप करेगी एंड द कंप्यूटर वुड डैश द बिल्डिंग टू शिफ्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो कंप्यूटर क्या बोलेगा कि मतलब जो उसने सेंसर्स लगाए हुए हैं कि बिल्डिंग को ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होना है, तो वो उसको फोर्स करेगा, अपोज नहीं करेगा। अगर अपोज है तो इट मीन्स उसको हटाएगा। तो हमने तो क्वेक रेजिस्टेंट बनाना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, फोर्स। नाउ द न्यू डिज़ाइन, सो न्यू डिज़ाइन से भी आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो। न्यू डिज़ाइन मीन्स रीसेंट डिज़ाइन। सो यहाँ पे न्यू पड़ा हुआ है, यहाँ पे रीसेंट है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल रहा है। द न्यू डिज़ाइन शुड ऑफर इवन ग्रेटर डैश टू सिटीज़ वेयर अर्थक्वेक्स ऑफन टेक प्लेस। मतलब वहाँ पे जहाँ उन सिटीज़ को बेटर वो प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे अर्थक्वेक्स मोस्टली आते हैं। तो यहाँ पे अर्थक्वेक मोस्टली आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, greater security. So first one is flexible. So let's check the answer. ये मटेरियल्स हैं, तो फ्लेक्सिबल कहाँ से आपने देख लिया, बैंड विदाउट ब्रेकिंग। तो ये मटेरियल रेजिस्टेंट थे, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं। तो मोस्ट डिज़ाइंस हैं, इसका आंसर आपके पास न्यू डिज़ाइन के पास पड़ा हुआ है। तो बिल्डिंग को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, इट मीन्स उसको फोर्स करना है। तो ये हमें क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इट्स इजी। अब इसमें वो बात कर रहा है पेपल रिफॉर्म। सो पेपल रिफॉर्म, since the last papal reform, several have been offered to make the western calendar more useful or dash. So useful से related word यहाँ पे आएगा, more useful and dash. Very few reforms such as the rather different decimal French Republican and Soviet calendars had gained official dash, but each was put out of use shortly after its introduction. सो इसमें उसने बोला कि सिंस द लास्ट पेपल रिफॉर्म सेवरल डैश हैव बीन ऑफर टू मेक द वेस्टर्न कैलेंडर मोर यूजफुल। तो उसने बोला कि वेस्टर्न कैलेंडर को अच्छा बनाने के लिए या यूजफुल बनाने के लिए सेवरल क्या भेजे गए, ऑफर करे गए। तो सेवरल है, इट मीन्स यहाँ पे प्लूरल आएगा, सेवरल्स मीन्स बहुत ज़्यादा। तो प्लूरल यहाँ पे हमारे पास कौन सा पड़ा है, इम्पीचमेंट्स, डिसीजंस या प्रपोजल्स। बट अगर आप किसी चीज़ को यूजफुल बनाना चाह रहे हो, किसी चीज़ को रेगुलर करना चाह रहे हो, तो हम उसको क्या करेंगे, प्रपोजल्स देंगे, नॉट डिसीजन देंगे। डिसीजन मीन्स आपने उसको डिसाइड कर लिया ऑलरेडी। सो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आ गया हमारे पास, रेगुलर। ना प्रपोजल्स। नाउ वेस्टर्न कैलेंडर मोर यूजफुल और डैश, तो
तो यूजफुल हैं, उसके बाद क्या होंगे, वो रेगुलर होंगे, मीन्स हम उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं. नाउ had gained official dash but each was put out of use shortly after its introduction. So जब भी उसको इंट्रोड्यूस करा उसके बाद वो आउट ऑफ यूज हो गया, मतलब कुछ टाइम के लिए. तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, ऑफिशियल. जब उसको ऑफिशियल क्या मिली, एक्सेप्टेंस. सो फर्स्ट वन इज प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल आना था तो प्लूरल प्रपोजल है. डिसीजन ऑलरेडी कर चुके हैं. और इम्पीचमेंट्स आप बोल सकते हो कि जो जो करेक्ट नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज द इम्पीचमेंट्स. सो यूजफुल मीन्स रेगुलर, देन ऑफिशियल क्या मिलेगा उसको, एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट वन, microorganisms. Now we have 5 blanks and here we have 8 options. Now इसको easily solve करने का वे यही है कि जो ऑप्शन, जो आंसर आपको क्लियर है, आपने पहले वो चूज करना है. अब फर्स्ट है, although for centuries preparation derived from living dash, living dash were applied to wounds to destroy dash, the fact that a microorganism dash of destroying one of another species was not until the later half of the 19th century. Antagonistic effect of other bacteria on the organism and pointed out that this action might be put to dash use. Now अब इसमें हमने देखना है कि इसमें बात कर रहा है कि इन्फेक्शंस को कैसे रिड्यूस करना है. सो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करी है. तो उसने बोला है कि सालों की प्रेपरेशन के बाद हमने ये चीज़ डिसाइड करी है, फ्रॉम लिविंग. अब लिविंग यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास मटेरियल है या मैटर है. सो मटेरियल मतलब जैसे आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, देन आयरन हो गया, दीज आर दी मटेरियल. बट उसने बोला डिस्ट्रॉय करना है, डैश माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है. तो यहाँ पे फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड से आपको रिमेंबर रहेगा कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, मैटर. अब वो हम किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, वाउंड्स को. वाउंड्स क्या हो गए हमारे, जख्म. टू डिस्ट्रॉय डैश, सो जख्म पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन. सो इन्फेक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, टू डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन. अब इसका फैक्ट क्या है, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डैश ऑफ डिस्ट्रॉइंग. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो बाकियों के पास नहीं है. तो कैपेबल हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है. वन ऑफ अनदर स्पीशीज वॉज नॉट. अब वहाँ पे वॉज नॉट है, सो मीन्स यहाँ पे ईडी फॉर्म यूज होगी. तो यहाँ पे उसने बताया भी है अंटिल द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी तक. तो ऐसी चीज़ 19th सेंचुरी तक नहीं बनी थी. सो नहीं बनी थी मीन्स यहाँ पे और कोई ऑप्शन हमारे पास उसके अकॉर्डिंग नहीं है. सो एस्टैब्लिश्ड. नाउ and pointed out that this action might be put to dash. So यहाँ पे therapeutic use है. So therapeutic means to treat the illness, कि इन चीज़ों को हम बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. So बीमारियों को ठीक करना is therapeutic. So you can note down the meaning of this option. So first one is you can apply material or matter, but according to microorganism you can choose only the matter here because matter were applied to wounds. So wound is means you are hurting, means you have some injury. To destroy the infection because infection word ही यहाँ पे correct होगा. So microorganism is capable, means microorganism have the capacity to destroy the infection and it was not established, तब तक नहीं बना था until 19th century. सो यहाँ पे बाकियों की मीनिंग आई थिंक क्लियर होंगे. कन्विंस किसी को मनाना, एंड कंटेमिनेशन मीन्स गंदगी. सो गंदगी वर्ड हम यहाँ पे कहीं यूज़ नहीं कर रहे थे. सो दिस इज़ द लास्ट वन ऑफ द हार्डेस्ट लेवल. सो दिस इज़ लिटिल बिट लेंदी. So in new interdisciplinary center for the study of frontiers,
of the universe from the tiniest subatomic particle to the largest chain of galaxy. So we will start from here. The Texas Cosmology Center will be way for the university departments of astronomy and physics to dash on research that concern them both. So यहाँ पे उसने बात करी है सेंटर की, टेक्सास सेंटर की, कि यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स. तो उन्होंने जिनमें उन दोनों की कंसर्न थी, जिनमें उन दोनों का कंसर्न था कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो दिस सेंटर, तो सेंटर मतलब उन्होंने आपस में एक सेंटर बनाया है. तो अगर आपस में एक सेंटर बनाया, इट मीन्स उन्होंने आपस में क्या करा है, कोलैबोरेट करा है. फिजिक्स टू कोलैबोरेट, दोनों की बात हो रही है, तो दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे. यू कैन यूज दिस वर्ड्स ऑल्सो बिकॉज इसका मीनिंग भी यही है कि दिस सेंटर, तो एक सेंटर बन गया, इट मीन्स कोलैबोरेशन हुई है. सो दिस सेंटर विल ब्रिंग टू डिपार्टमेंट्स टुगेदर एक साथ लेके आ रहे हैं इन एन एरिया वेयर दे डैश. सो ये इन दोनों सेंटर्स को एक साथ लेके आ रहा है जहाँ वो एक साथ नहीं थे. तो एक साथ कहाँ नहीं थे, लेबोरेटरी इज नॉट द करेक्ट आंसर, नॉट डिस्कवरी नॉट डेस्टिनेशन, ओवरलैप कैन बी द करेक्ट, पॉलिश, विक्शिशियस एंड इन्वॉल्व. सो इन दोनों में से कोई भी हमारे पास करेक्ट नहीं है. सो वी कैन चूज हेयर बट वी विल चेक इट लेटर. नाउ astronomical observation have revealed the presence of dark matter and dark energy, so that challenge our knowledge of fundamental physics. So अब यहाँ पे उसने क्या बोला, ऑब्जर्वेशंस करी हैं, तो उन्होंने ये चीज़ रिवील करी है कि जो प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर है एंड डार्क एनर्जी. सो यहाँ पे ये लाइन फिनिश होगी. अब दैट नॉलेज, दैट चैलेंज अवर नॉलेज, तो यहाँ पे रिवील हो चुका है, तो इट मीन्स डिस्कवरी हो चुकी है जो हमारी नॉलेज को चैलेंज कर रही है. तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्कवरीज. नाउ एंड टुडेज लीडिंग थ्योरीज इन फिजिक्स, जो आज की थ्योरीज हैं फिजिक्स में, सो हाई दैट नो अर्थ बाउंड पार्टिकल एक्सेलेरेटर कैन टेस्ट देम. इन फिजिक्स इन्वॉल्व एंड दे नीड द यूनिवर्स एज देयर डैश. सो यहाँ पे उसने बात करी है कॉल द एडवेंट ऑफ सेंटर. सो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, लैबोरेटरी. सो सेंटर से आप याद रखोगे कोलैबोरेट, तो कोलैबोरेट वो तब करेंगे अगर उनके बीच कोई मिसमैच है. सो वी विल यूज हियर ओवरलैप. ये लाइन यहाँ पे फिनिश है, तो यहाँ पे रिवील हो चुका है, ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्कवरी. टुडेज लीडिंग थ्योरीज इन फिजिक्स, तो जो थ्योरीज हैं उनमें एनर्जी इन्वॉल्व है और वो यूनिवर्स को अपनी लेबोरेटरी की तरह यूज करना चाहते हैं. सो वी कैन चेक द आंसर्स. सो दीज आर द ऑप्शंस. So now if you have any queries, any suggestions, then you can write in the comment box, and do subscribe to my channel please, and share these videos with your friends, and thank you so much for watching this video.